फिर बोलेंगे अरे एकदम कैरेक्टरलेस पर्सनालिटी है, बोलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, उसने अपने चरित्र के पतन को ही व्यक्त किया है, लोगों को दर्शाया कि वो है चरित्रहीन। और कई बार बोलेंगे क्या व्यक्तित्व है, माथा देखो कैसे चमकता है, तो उसने अपनी चमक से लोगों को व्यक्त किया है कि मैं ऐसा हूं। कहते हैं ना, बताते रहिए थोड़ा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब यह है कि मैं अपने आप को जिस तरीके से व्यक्त करता हूं वही मेरा व्यक्तित्व है, यानी मैं अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रदर्शित करता हूं वो मेरा व्यक्तित्व है। यहां जो टीम है, टीम क्या, यहां जो परिवार है इस गुरुजी की पाठशाला के प्रांगण में, इनके व्यक्तित्व से क्या लगता है, यहां छोटा हो बड़ा हो, ऐसा लगता क्या भावना लेके बैठे हैं सारे, जबकि हम जानते भी नहीं। निजी रूप से यहां रहने वाले साथियों को कितना जानते हैं हम, मैं इनको दूसरी मुलाकात में जानता हूं और आप पहली में, है ना। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि बड़ा त्यागी व्यक्तित्व है, बड़ा सहयोगी व्यक्तित्व है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा दर्शाया, ऐसा दिखाया, ऐसा व्यक्त किया, और जैसा व्यक्त करेंगे वैसा समाज के सामने दिखेगा। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में देखो तो पर्सनालिटी पे बहुत सारे लोगों ने बोला, तो एक रिसर्चर कहता है कि जो पर्सनालिटी है ये एक शायद लैटिन शब्द है, उसका ये बना है परसोना से, है ना। और परसोना का मतलब है मुखौटा, है ना। अब मुखौटा मतलब चेहरा कुछ है और असलियत कुछ और है, यही है। अब देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति बेटा बहुत अच्छा है लेकिन पति अच्छा नहीं है, हो सकता है ना। तो वो गृहस्थ का जो व्यक्तित्व है वो उसका बेकार है, और जो मातृत्व या पितृत्व या जो बच्चा बेटा होने के जो अधिकार उसको शो करने के, वो बड़ा लाजवाब है। कोई बाप अच्छा नहीं है लेकिन पति अच्छा हो सकता है, तो उसके दोनों रिश्तों में उसका व्यक्तित्व अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को ऐसा व्यक्त किया, ऐसा दर्शाया। इसको क्या ऐसा कह सकते हैं कि जब वो पति है तो उसका चेहरा अलग टाइप का है, और जब वो बेटा है तो अलग टाइप का है, बाप है तो अलग टाइप का है। वो चेहरे के ऊपर कुछ बदलाव करता हो ना करता हो, लेकिन जो वो व्यक्त करता है, वो व्यक्त करने से वो जैसा दिखाता है अपने आप को, वही उसका मुखौटा है। बोला है ना, बोला ईब तो तू बड़ा ज्ञानी हो रहा था, तू सांप की तरह आया फूट के, है ना। ठक से उसने क्या बदल लिया, मुखौटा बदल लिया, सांप जैसा हो गया। अब ये आनंद भाई कई बार बताऊंगा, बड़ी काम की बात लगे मेरे को। बोला ये आदमी है ना कई जन्मों से होते हुए आता है, तो कई बार सांप होता है, कई बार कुत्ता होता है ना, कई बार गाय होता है, तो कई बार भेड़ बकरी होता है। तो उसका व्यवहार है ना यहां भी दिखता है, कभी तो सांप जैसा व्यवहार करेगा, कभी कुत्ते की तरह भौंके आएगा। तो ये कहते हैं कि भाई ये पिछले जन्मों के वे संस्कार निकल के आते हैं समय समय पे। तो जहां जिसकी जहां जरूरत होती है आदमी को अपने फायदे के अनुसार वो वैसा व्यक्त करता है, वो वैसा मुखौटा चढ़ा लेता है, और ये मुखौटा ही पर्सोना है, और इस पर्सोना का मतलब ही पर्सनालिटी है। तो जैसा मुखौटा यहां चढ़ाओगे वैसा आप व्यक्त करोगे और वही व्यक्तित्व हो जाएगा। और हम सबसे अच्छा किसका व्यक्तित्व मानते हैं? जो जैसा कहता है वो सदा बाहर कहता है। कहते हैं ना पीठ पीछे कुछ और चेहरे के सामने कुछ और, तो उसका व्यक्तित्व को हम दोगला कहते हैं कि गड़बड़ है इसके व्यक्तित्व में। और जो कहते हैं कि भाई तेरे सामने कहलवा, तू इसके सामने बुलवा, कहीं बुलवा, आप तो एक ही बात बोलेंगे जो साफ स्पष्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे? भाई आदमी कड़वा तो है पर कहीं बुल खड़ा कर दिए वहीं साफ बोलेगा, तो उसके बारे में व्यक्तित्व क्लियर है।
स्पष्ट व्यक्तित्व है, दोगला व्यक्तित्व नहीं है। आ रही है भाई बात समझ में? आरती भाई ठीक है? अच्छा भाई बोलो ना। अब बात यह है कि हमने व्यक्तित्व को तो समझ लिया, अब इस व्यक्तित्व को रखे कहां, है ना? मेरी पर्सनालिटी कैसी है, यहां बैठे लोगों का व्यक्तित्व कैसा है, यहां इस पे चर्चा करनी है अहम। अब इस चर्चा में क्या होगा कि मुझे व्यक्त करना है, पहला पॉइंट क्या व्यक्त करना है, दूसरा क्यों व्यक्त करना है, तीसरा कहां व्यक्त करना है, चौथा कैसे व्यक्त करना है, किन के सामने व्यक्त करना है ना? करें चर्चा इस पे, जरूरी है क्या? बोल दे ही नहीं, ठंडे से हो रहे हैं कुछ। ये चर्चा जरूरी है क्या? तो ये अगर हम कर लेते हैं तो अपने को काफी चीजें क्लियर होंगी। मुझे व्यक्त करनी है अपनी समझ, मुझे व्यक्त करना है समाज में किया जाने वाला काम, काम क्या है यह समझना है। अब जो भी झगड़ा है सारा वो क्या है, समझ और ना समझ का, यही तो हो रहा है, समझ और ना समझ का झगड़ा है। जिनको समझ है वो आराम से हैं या फिर वो अपनी मेहनत पे लगे पड़े हैं, जिनको ना समझी है वो दुखी हो रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, इतना ही तो हो रहा है। तो बात यह है कि मैं व्यक्त करूं क्या करूं, है ना? तो यहां व्यक्त करने के दो बिंदु हैं, एक है समस्या और बोल देनी सोगे के समाधान। इसको अगर छोटे रूप में देखो तो समाधान में क्या है, जैसी मेरी संस्कृति थी वैसी हो जाए, हम कर दें। और समस्या क्या है, जो मेरी संस्कृति थी वो पतन के बाद जैसी हो गई संस्कृति, ये मेरी, ठीक है? बोल तो पढ़ो। अरे अपना अपना हौसला बढ़ा रहे, मेरा भी बढ़ा दो थोड़ा, न्यू का हाँ भाई ठीक है। अब देखो संस्कृति में क्या है, संस्कृति में वो हर चीज जो एक आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए और वो व्यवस्थित हो, है कि नहीं? जैसे खेती कैसी हो, शुद्ध हो, बिना जहर की हो, है ना? प्रकृति अनुसार हो, शरीर को आनंद देने वाली हो, शरीर को संतुष्ट करने वाली हो, शरीर को फायदा देने वाली हो, ऐसी खेती हो। प्रकृति को भी ठीक रखने वाली हो, ऐसी खेती हो, ठीक है? दूसरा है राजनीति। राजनीति कैसी हो, राजनीति ऐसी हो जो राज व्यवस्था मेरे लिए यानी मेरे समाज के लिए शोषण को खत्म करके पोषण की बात करे, ऐसी राजनीति हो। तो फिर ऐसी राजनीति करने के लिए लोग कैसे हो, फिर वो भी समझना पड़ेगा। फिर लोग कैसे होंगे, फिर निर्माण की बात करनी पड़ेगी। और निर्माण कैसे हो, जैसे हम कर रहे, बैठे बैठे चर्चा कर रहे, है ना? तो क्या है, एक पे हमने खेती को कैसा देखना है वो हमें चाहिए, और खेती अगर अच्छी चाहिए, अब खेती कैसी है, पूरी जहरीली। तो यहां मेरी समस्या है खेती जहरीली है, और मेरा समाधान क्या है, पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार। अच्छा होना चाहिए कि नहीं?
तो जब अपने पास अगर समाधान होगा तो करना चाहिए कि नहीं, है ना। तो अपने पास दोनों बातें हैं। अब जो व्यक्त करना है, इनमें से अगर किसी एक को व्यक्त करेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक सवाल है और दूसरा जवाब है। बिना सवाल के जवाब नहीं होता और बिना जवाब के सवाल नहीं होता। और अगर जवाब नहीं है, केवल सवाल ही सवाल है, फिर क्या होगा? कोई कह देगा जान है, फिर है भौंकदा, बता देना क्या समाधान है, तो लोग बेवकूफ बताकर बोलेंगे तू अपना राह देख। बहुत आए ज्ञान देने वाले, बहुत आए समाज बदलने वाले, तू न्यारा आया, है ना। तो अपने पास क्या है, जब मैं सवाल कर तो बोलते हैं ना कई बार, यार तेरा सवाल समझ सी में नहीं आया, बोलना है ना। और कई बार जवाब दे दिया, बोला ना संतुष्ट नहीं हुआ मैं। इसके मतलब क्या है कि सामने वाले ने जो व्यक्त किया वो अच्छे से व्यक्त नहीं किया ताकि दूसरे को समझ आता। और जो चीज अच्छे से व्यक्त कर दी जाती है वो समझ आ जाती है। क्यों सुरेश भाई, है ना। तो अपने को व्यक्तित्व को ऐसा बनाना कि जो भी करूं वो सवाल और जवाब के रूप में पूरी तरह सामने वाले के अंदर उतर जाए, ये मेरा व्यक्तित्व हो। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट, अर्थशास्त्र, अर्थ की बात है। मेरा जो अर्थतंत्र है वो शोषण करने की बजाय कैसा हो, पोषण करने वाला हो, समाज को व्यवस्थित करने वाला हो, समाज को संतुलित करने वाला हो, कर्ज की व्यवस्था से दूर हो, है ना। और जो दयानंद जी लिख के चले गए व्यवहार भानु, उस व्यवहार पे व्यक्ति पूरी तरह बैठा रहे, अपने जीवन को व्यवहार अच्छे से चलाता हुआ जीवन जी के जाए, ये अर्थशास्त्र हो हमारा। ठीक है। फिर न्याय शास्त्र, फिर न्याय भी हमारा। भाई आज की समस्या क्या है, जहां भी न्याय की बात करने की बजाय फैसले होते हैं, और न्याय किसको मिलता है? पैसे वालों को। तो ये मेरी समस्या है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि मेरे न्याय की बात करे, मेरे न्याय की बात मेरे गांव की पंचायत करे। अब यहां समस्या है, पंचायत कैसे करेगी? पंचायत में करेंगे पंचायती, फिर एक बात आएगी, पंचायती कैसे हो? पंचायती सच्चे हो, फिर वो कैसे आएंगे? वो जमीन पे लड़ने वाले फिर तैयार करने पड़ेंगे। यानी काम कहां है? निर्माण पे। लोग तो 2 दिन में भटक जाते हैं, 2000 आदमी मंच के आगे दिखे नहीं और नेता निकल आएगा लोगों का, आता है कि नहीं? लेकिन नेता कैसा हो, नेता क्यों हो, वो पता ही नहीं अपने को, और हम भी जय जयकारे लगाने शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाएगी शिक्षा में। शिक्षा में क्या है? टोटल फुहड़ता, ऐसी चीजें जो काम नहीं आ रही, है ना। तो उसको बदल के क्या हो? उसको बदल के टैग लाइन हमारे जीवन की हो, जो मैं कल बात कर रहा था, मातावत परदारेशु पर दरवेशु लोष्ठवत आतमवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, है ना। अच्छा एक बात देखो, हमने कल एक बात देख एक शब्द लिखा, न्यू वर्ल्ड, इसने हमारा अर्थ खत्म किया, हमारा न्याय किया, हमारी राजनीति और हमारा खत्म की, है ना। ये जैसे ही खत्म हुई तो ये स्थापित हो गया। अच्छा मैंने जो लाइन बोली है, मातावत परदारेशु, यानी मेरे समाज में जो मां बहन बेटियां हैं वो सारी मेरी मां बहन बेटियां हैं। ठीक है। तो क्या होगा, शिक्षा में जो फूटता है टक से गई, क्योंकि हर मां बहन में क्या दिखेगा? बहन दिखेगी, मां दिखेगी, बेटी दिखेगी, है ना। यानी इतनी बड़ी व्यवस्था जो इन्होंने खड़ी की, हमारे बुजुर्गों ने एक लाइन दे रखी है, बल्कि 4 शब्द दे रखे हैं। दूसरा, पर द्रव्यसु लोष्ठवत, दूसरे का द्रव्य, द्रव्य यानी वस्तु, धन,
संपत्ति, दूसरे का धन लोष्टवत यानी पत्थर जैसा, मिट्टी जैसा हो, तो शोषण, चोरी, चकारी, डकैती, लूट पाट, धोखे, षड्यंत्र, सारे जीरो। बड़ी बात है ना। तो ये यहां जैसे आएगा तो राज व्यवस्था भी सेट आती है, क्योंकि धोखा खत्म है पैसे का, न्याय भी खत्म सेट आता है और अर्थ भी सेट आता है। एक इसको खून में डालो अपने बच्चों के और ये सारा जीरो। और तीसरी बात क्या बोली? आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूतों को, यानी भूत मतलब जीव, सभी जीवों को आत्मवत् अपने जैसा लो तो क्या होगा? हिंसा खत्म, मारपीट खत्म, पशु पक्षियों को काटना खत्म, मांसाहार खत्म, खून खराबा खत्म। कितनी शांति। और लाइन कितनी बड़ी, एक लाइन। इसी को रटवा दो अपने बच्चों को। लेकिन ये लाइन नहीं, ये व्यवस्था है जिसको समझना है। तो अपने को यहां WO ये समस्या है और समाधान क्या है? जो मैंने आपको ऋचा सुनाई, एक किसी कोई मंत्र सुनाया, श्लोक आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये समाधान। तो मैं एक अपने सवाल को भी व्यक्त करूं और अपने जवाब को भी व्यक्त करूं। कैसे करूं? समझ के साथ। समझ कहां से आएगी? अध्ययन से, स्वाध्याय से, समाज में निकलने से, बातों को 360 डिग्री समझने से तो आएगी। और नहीं तो क्या करेंगे? धूड़ में लठ मारांगे, रोना पीटना रहेगा, 10 साल बाद बोलांगे अरे कुछ नहीं होना भाई, हमने भी करके देखा था। यही तो बोल रहे हैं, हमने भी करके देखा। तू न्यारा करेगा, तू अलग करेगा। अरे भाई ये किसने बोल दिया कि जिस रास्ते से सुनील जाके असफल हो गया दूसरा रास्ता नहीं है क्या कोई जानेगा? और अगर असफलता मिली है तो कोई कमी रही होगी, उसको बदल लो या उसको ठीक कर लो। और अगर उस रास्ते में गड्ढा मिल गया तो उसको भर के चल पड़ो। करना तो खुद ही है। तो ये अपने को करना पड़ेगा कि भाई समस्या क्या है, समाधान क्या है। जैसे इस दृष्टिकोण से बात याद आ गई, टॉपिक भी याद आ गया। जिस दृष्टिकोण से आप समझोगे वैसे ही आप अपने खोल के रखोगे सामने वाले के पास, है ना। जब भगवती चरण वोरा एक क्रांतिकारी थे, वो बम ब्लास्ट में मर गए, शहीद हो गए। और उनकी पत्नी थी दुर्गा भाभी, है ना, वो भी ऐसी ही थी बेचारी, अपने आदमी जैसी पागल क्रांतिकारी थी। जब भगत सिंह ने गोला फेंका और बाद में जब वो इधर दिल्ली से निकल के ना, कहां फेंका था गोला? दिल्ली में फेंका था के और कलकत्ता गए, तो उनकी धर्मपत्नी कौन बन के गई? दुर्गा भाभी। केवल दिखाने के लिए बन के नहीं गई, क्योंकि वो चरित्र से इतने नीचे नहीं थे, है ना। तो चरित्र कैसा हो? ऐसा चरित्र हो कि मैं ये सोचूं अपने बच्चों को किसी भाई के साथ भेजते हुए कि ये मैं ही हूं, मेरे जैसा पवित्र है ये, मेरा बड़ा भाई है। या मैं ये, या उस मेरी धर्मपत्नी को लगे कि मेरे भाई के साथ जा रही हूं मैं, कोई टेंशन नहीं। अगर ऐसा चरित्र है तो साथ मिलके चल सकते हैं, नहीं तो क्या फायदा, है ना। क्लियर हो रही है बात? तो यहां मुझे अपने आप को कैसा व्यक्त करना? जैसा मैं हूं व्यक्त तो वैसा ही करूंगा, लेकिन सच्चाई के साथ व्यक्त करूं तो बात है। और सच्चा हो, लंगोट का पक्का हो। चोरी जारी छोड़ दिए भाई, झूठ कदी ना बोलिया कर, और फिर तने कोई चिंता नहीं है, जहां चाहे वहां डोला कर। बस इतनी तो बात है। ये हरियाणवी कला किसी कवि ने ऐसे कह दिया
और संस्कृत के किसी विद्वान ने यह कह दिया कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, बात एक ही है ना क्लियर। तो अपने आप को व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है? समस्या और समाधान, सवाल और जवाब। और ये कहां से आएगा? आपकी बुद्धि में जो भी आपने सीखा, जो आपने समझा, जो आपने अध्ययन किया, वहां से। थोड़ा खींच। व्यक्तित्व पे कैसे काम किया जाए, और जिनको ये भी नहीं पता कि व्यक्ति कोई चीज होती भी है, वो अनपढ़ बूढ़े भी आदमी को देख के परख लेते थे कितने काम का है, कितने काम का नहीं है। वो जो समझ है ना, वो भी व्यक्तित्व की समझ है। बोला ना, बोले इस बालक के चाल चलन ने देख कर बता दिया कितने पानी में है, बस वही व्यक्तित्व की समझ है ना। तो वो जो कल अपनी चर्चा हो रही थी कि एक लड़की है, एक लड़का है, नौजवान है, बच्चे हैं, उनके चाल डाल को देख के बता देते हैं ब्याह दो भाई, नहीं ब्याह दो, शादी करनी अब करनी की बाद में करनी, उनकी चाल डाल को देख के देते थे, क्योंकि उतनी विकसित थी व्यक्तित्व को पढ़ने की। अब वो जो व्यक्तित्व का जो असर है वो हमारे ऊपर कैसा है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। व्यक्ति है, कैसे व्यक्त करेगा? जो व्यक्ति जैसे व्यक्त करेगा वो उसका व्यक्तित्व है ना। तो पॉइंट है कि क्या व्यक्त करना, क्यों व्यक्त करना, किसको व्यक्त करना। इसको आज के अगर दौर में देखो, आज के दौर में एक नेता है, वो क्या व्यक्त करता है? क्यों व्यक्त करता है? लालच में। कहां व्यक्त करता है? समाज में, जहां हम जा रहे हैं वहीं करता है। कैसे? मुखौटे लगा के, झूठ बोल के, है ना। इसको अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। अब अगर एक नेता अपने व्यक्तित्व को शो करता है, अपना व्यक्तित्व दर्शाता है, उसको व्यक्त करता है, तो वो शुद्ध लालच में। ठीक है। और अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, वो ये करना है कि समाज को समाज बनाए रखने, भारतीय संस्कृति को संस्कृति बनाए रखने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये समझना है। वो संस्कृति उजाड़ने के लिए करते हैं और हम उसको बचाने की बात करेंगे। जो उन्होंने उजाड़ी है तो समस्या बन गई है, और जो हमें बचानी है वो समाधान का रास्ता है। ठीक है, जो समस्या है वो सवाल है, जो वो जवाब है। छोटी सी बात, जैसे अभी उस बात को तो कई भाई गाने लगे, आनंद भाई गा रहे थे, है ना, जो कितनी काम की कह दी, चोरी है भाई, झूठ कभी ना बोला कर, है ना, चाहे वहां डोला कर, तुझे कोई चिंता नहीं है, जहां चाहे वहां डोला कर। अब ये जितना बड़ा खेल इन्होंने खेला है, सरल सा समाधान है। अगर हम अपने परिवार पे, अगर हम अपने बच्चों पे इस काम को कर दें तो, है ना। लेकिन वो करेंगे कैसे? इसके छोटे छोटे उदाहरण है, एकदम छोटे छोटे। क्या हुआ, मेरी शादी हुई, और जिस घर में मेरी शादी हुई वो जैसे मूर्तियों को पूज, मतलब मैं आर्य समाज से थोड़ा ज्यादा नजदीकी हूं, तो जैसे बालाजी के भगत हैं या इस टाइप से पूरा परिवार, मैं वैसा नहीं हूं। मैं हूं यज्ञ का उपासक। अगर मेरे लिए बोला, क्योंकि मैं पिछले और 8.5 साल से दैनिक हवन होता है घर पे, है ना। आज जो पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, उन मंत्र तो है
5 तत्वों को काम करते हैं और वो हवन कर सकता है। और जिसने 5 तत्वों को शुद्ध कर दिया वो कभी बीमारी नहीं हो सकता। और 5 ही तत्व हैं और इन 5 तत्वों का नाम है ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी। सुना होगा शांति मंत्र। यानी यज्ञ यहां होगा और शुद्ध अंतरिक्ष में होगी। इसकी टेस्टिंग कर नासा ने, वैसे फ्रॉड बोलते हैं लेकिन वो करते हैं। ओजोन लेयर पे टेस्टिंग करी। जिस एरिया में हवन किया लगातार एक्सपेरिमेंट के रूप में लंबे समय तक, उस एरिया में टेस्टिंग करी, उस वातावरण में टेस्टिंग करी, वहां के बैक्टीरिया लेवल टेस्ट किए, वहां का पोल्यूशन टेस्ट किया, वहां हर चीज गैसियस फॉर्म में, क्योंकि जो हवा है वो गैस फॉर्म में है। तो ये मान के चलो एक कमरे में है, पहले वहां पे टायर जला लिया, यानी कोई ऐसी चीज कर सकती थी, प्रदूषण हो गया, उसके हवन किया और फिर टेस्टिंग करी, तो दोनों रिपोर्ट के बाद पता चलता है लाजवाब काम है यार ये तो। कैसे आगे करेंगे? मतलब ये है, ये मेरा दायरा है या जो मेरी समझ है, लेकिन मेरी गृहस्थी में जो मेरे साथ जुड़ी वो मूर्ति। लेकिन जैसे जैसे लॉजिकल और वैज्ञानिक रूप पे मैंने जाना शुरू किया तो बदलाव आ गया। लगभग 8 साल से दैनिक हवन हो रहा है। माँ ने भी शुरू, बापू ने भी शुरू, 6 साल का बेटा है, पूरा यज्ञ है जी। अब ये क्यों कह रहा हूं आपको, जब मुझे अगली पीढ़ी बदलनी है ना तो उसकी नींव आज डालनी पड़े, है ना। कुछ लोग मैं आदमी को देख कर बता दूं यो कैसा है, लेकिन मैं कि जरूरत इस चीज की है, गर्भ में आने से पहले आपको पता हो कि मेरा आने वाला गर्भ के बाद बच्चा कैसा होगा। जब इतनी समझ होगी ना तो अपनी समाज की बात होगी। गर्भ से पहले यानी गृहस्थ से आने से पहले शरीर आपका ब्रह्मचर्य है, आपका स्वास्थ्य है, जीन, आपका खून किस लेवल का है, किस स्तर की है, आपका पति किस स्तर का है, कितनी ऊर्जा का है, कितने शुद्ध विचार का है, वो तय करेंगे कि आप 9 माह का गर्भ और उसके बाद आपकी संतान क्या होगी। मैंने इस पे मेहनत करी, काम किया, प्रयास किया जीवन पे, तो मुझे पूरे परिणाम मिले। मेरा बेटा अब जिस दिन उपनिषद, जब लगता है मैं उपनिषद पढ़ता हूं तो सारे सोने की बात करते हैं, वो कहता पढ़ते रहो ना पिताजी। उपनिषदों की जो गहरी बात है वो लॉजिक निकालता है अपने दृष्टिकोण से। क्यों? भाई बतावे ना गर्भ में क्या क्या हुआ है, वो सारे काम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके मैंने देखे और उसका परिणाम 100 क्या पता नहीं कितने हजारों % है। तो शुरुआत तो यहां से होगी। अब 2 साल का था, उसको मैंने एक लाइन रटवाई, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, ऐसा है तो ठंडा। सीख ली। उसने अपने लॉजिक क्या लगाने शुरू किए, जब भी उसको लगता है ना कोई दिक्कत है, पिताजी देखना मेरा पेट टाइट, समझ गए ना, मतलब रिवर्स पूछता है वो कि नरम होना चाहिए, कभी टाइट तो नहीं हो गया हो, पैर देखना ठंडे, सिर देखना गर्म। और डॉक्टर नाम देखी उसने, ये है। आपको इस दृष्टिकोण से कैसे कैसे अपने परिवार में काम करना है ये देखना पड़ेगा। एक बार आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है, कुछ चीजों के साथ दूसरी चीजें खाने की नहीं होती। जैसे दूध के साथ नींबू ले लोगे तो पेट में जाके दिक्कत करेगा, दूध के साथ नमक खाओगे तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, दूध के साथ लहसुन है, प्याज है, या बहुत सारे पथ्य है, यानी जो एक साथ नहीं खाए जा सकते खाद्य पदार्थ। तो एक बार उसने दूध के साथ सब्जी या पता नहीं नमक
पे नमक लगा के खाना शुरू कर दिया। मैं बोला ये तो ठीक नहीं है बे पुत्र। बोला नहीं खाऊंगा। मगर और बाय चांस की बात थी, वैसे नहीं भी होता। बाय चांस थोड़ी देर बाद उसको अफारा आ गया, पेट फूल गया, गैस बन गई, हो गया। बोले पिताजी हो गया। मगर ये लड़ाई होगी पेट में जाके मक्की। वो उसकी माँ ने एक्यूप्रेशर कर दिया पे, वो गैस रिलीज होगी तो ठीक है। वो दिन था और अब लगभग 3:30, छोटा सा ही था बस इतनी। अब क्या है, जब भी वो नई 2 चीज खाएगा ना, पहले पूछेगा पिताजी इनकी दोस्ती है कि दुश्मनी। लॉजिक हो गया क्लियर। और जैसे ही वो अब समझदार हो, तो मैं उसको धीरे धीरे उसका विज्ञान, अब वो जब 8, 10, 12 साल का हो जाएगा, थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी और पढ़ना शुरू करेगा, तो असलियत बता दूंगा भाई ये होता है। खुद अगर थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में ऊपर नीचे लगता है सर्दी का, या आनंद भाई तो कई बार थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लगता, अपने आप बोलेगा मां पका हुआ पानी दे दे एक बार। पानी नहीं, ये काढ़ा सुदर्शन काढ़ा, पीछे पिताजी को ठंड लगी, लेकर आया अपनी मां के पास गर्म करवा के, और बैठ के ये हिस्सा आधा घंटा रगड़ा। सुबह सुबह बापू कह रहे कमाल ही कर दिया भाई इस बच्चे ने। ये फील है, ये एक अभियान है जो बहुत स्लो है, लेकिन ये जो अभियान मैं इसी तरीके से इन हरामखोरों ने जड़ें काटी हैं। तो जितना स्लो बर्बादी आई है, उतनी ही स्लो आबादी भी लानी पड़ेगी। ये कोई चमत्कार होगा कि ऐसे पलटी मारेंगे और देश बदल जाएगा? कोई जल्दी में नहीं हो सकता ये काम। करना है काम जड़ों पे। कहां करना है काम? खून पे। कहां करना है काम? पे, अपने परिवार पे। और निराशा से ये काम नहीं हो सकता, है ना। और इसलिए मैं कल से अभी तक लगभग 15-16 घंटे होंगे चर्चा कर रहा हूं भाई। मेरे से छोटे नौजवान कई हैं। ये बोला जाता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की, अगर मस्ती गई तो आपके पास कुछ नहीं बचा भाई, सीधी बात है, 2 टूक बात। अभी से पहले तोड़ियां आ गई, अभी से पहले उड़लिए का सफेद हो गए, कुछ नहीं बचेगा फिर, कितने ही बड़े चिंतक बनते रहो। व्यवस्था चाहती यही है, सबसे अच्छा चिंतक है वो ब्रान माटी होके मर जाए। क्योंकि अगर एक चिंतक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ तो कौन राजीव दीक्षित, कौन दयानंद और कौन भगत सिंह, कौन राजगुरु सुखदेव बन गया क्या पता, है ना। तो एक व्यक्ति को भी नहीं ये देखना चाहते, एक व्यक्ति को भी। अगर अपने को हजारों तैयार करने हैं तो नीचे ही नीचे कब्र खोदो तो बात बनेगी, नहीं तो कब कौन फिर। हाँ, ये जो चीजें है ना बहुत बड़ी चीज है। 2 बूंद जिंदगी की बिताएंगे ना पोलियो, ये सुरक्षा चक्कर नहीं, ये उनके हिसाब से बताते हैं। करते क्या है, एक भी बच्चा छूट गया, हाँ उनकी सुरक्षा का चक्कर टूट गया, यानी उनके षड्यंत्र का चक्कर टूट गया। दिलवानी भाई साहब लठ मारने, बहुत काम की बात है। कल की बात बोलने की थी इच्छा, लेकिन एक काम करो लिख लो इन्हें, जो मेरा फ्लो कर। हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, समय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका नंबर आओगा नहीं सेशन लेंगे उसमें आप लिख लो, आप इन्हें भूल जाओ नहीं, ठीक है, समझ गए ना। तो जो नौजवान है, देखो मुझे ये बात समझ आई 2011 में, थोड़ा सा परेशानी तो आई, राजीव भाई को सुना, बहुत सारी चीजें गंभीरता से सुनी, लेकिन मैंने कॉलेज में पढ़ाता था मैं, एक चीज पूरी तरह ढाल ली। 3 घंटे दे दनादन पहलवानों की तरह मैंने सुबह और 3 घंटे शाम को, सारा दिन कॉलेज में अपने नौजवान में रहना। अगर आपने अपने शरीर को दिया इतना समय, जितना मिलता है उतना, तो बच पाएंगे।
नहीं तो ना मस्ती रहनी और ना हंसती रहनी। अपने शरीर को तपा दो, सुबह सुबह पसीने से नहाओ और फिर पानी से नहाओ, शाम को फिर पसीने से नहाओ फिर पानी से नहाओ, एक ही रास्ता है। और एक चीज देखना, आप कुछ मत करो, घर से निकलो और 500 मीटर दौड़ के जाओ और 500 मीटर आ जाओ, सारा दिन फ्रेश रहोगे। इतना काम करता है जो व्यायाम है। और व्यायाम क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है? शुद्ध सांस लेनी, स्पीड निकालनी, वही असली चीज है। तो यहां अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है, अपना बौद्धिक जो सिस्टम है, उसको अगर बैलेंस रखना है तो आपको जिसमें आपकी मस्ती भी बनी रहे और आपकी हस्ती भी बनी रहे। नहीं तो बदलने और अपने आप मानसिक अवसाद में चले गए तो ये बात बनेगी नहीं। तो ये क्लियर था ना? ये तो अब आगे बात कर लें। ठीक, क्या तो समझ आ गया अपने को? तो क्या करना है? अपने को चर्चा करनी है, अपने आप को व्यक्त करना है, समस्या और समाधान पैरेलल दोनों पे। इसमें एक सुझाव है आप सबको, आप जगह जगह हाथ मत डालना कि खेती भी मैं ही बता दूं, आयुर्वेद भी मैं ही बता दूं, और न्याय शास्त्र भी मैं बता दूं, और भाई सब कुछ मैं ही बता दूं। क्या पता कौन दूर अंदर फंस जाए आपको। एक मोटी मोटी सामाजिक बातें, लेकिन एक विषय पे पकड़ पूरी रखो, जिस समझा दो। समझ रहे हो ना? वो जरूरी है। जगह जगह हाथ मारने से फंस जाएंगे। अब ये क्या है, हमने व्यक्त करना ये तो समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट है क्यों व्यक्त करना। देखो, एक पूछ लो। अगर सामने वाला इतना ठंडा हो गया एक विषय पे, हाँ भाई मैं सहमत हूं, फिर दूसरे को पकड़ो। हाँ हाँ, सामने वाला जब पूरी तरह सहमत हो जाता फिर तो बचता ही कुछ नहीं, फिर पकड़ो दूसरे पॉइंट को, है ना, पूरा समझाने के बाद। अब देखो क्यों, एक सवाल है, एक सवाल उठता है जो आध्यात्म की तरफ लोग बढ़ते हैं। किस परमात्मा ने कि सारी चार ब्रान माटी है, यानी मिट्टी पलीद है, तो ये दुनिया क्यों बना दी, है ना? तो वैसे तो परमात्मा ही जाने, और जो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा वो बढ़ेगा। मुझे जो सवाल और जो जवाब मिले उनमें से जो मुझे ठीक लगे, जब ये नियम जिन पे हम चलते हैं वो नियम कहते हैं कि कर्महीन नहीं होना, कर्मशील होना। तो जब एक कण के बराबर की रचना, ये शरीर, ये आदमी, जब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कर्महीन नहीं होना, तो जो इसका निर्माता है क्या वो कर्महीन होगा? है तो वो तो और ज्यादा क्रियाशील और कर्मशील होगा। तो उसके बारे में ये सवाल ही गलत है, या फिर ये कैसे महाकर्मशील है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो सृष्टि की रचना है या जो सृष्टि, ये चलायमान है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो क्रिया है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, या इस प्रकृति में मैं जैसा आया जिस दिन, ये जैसी उस दिन थी, कम से कम छोड़ते टाइम वैसी तो ना करके जाऊं, है ना? तो ये वो पहले दिन कम से कम उतनी तो दूं। और ये सृष्टि क्रम, अब इसको कैसे समझते हैं, यहां से बड़ी चीज क्लियर होगी आपकी। एक सवाल और उठता है, ये सृष्टि कैसे बनी, है ना? कुछ तो कहानियां हैं कि भाई ब्रह्मा के दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की,
और उनसे फिर ये सृष्टि चल, ये कहानी रूप में है ना भाई, कहानी बता दी, समझ में आ गया। मैं इसको वैज्ञानिक रूप में समझने की कोशिश कर रहा था काफी समय से, तो इसको मैंने देखा ऐसे, एक जगह चर्चा चल रही थी, गोबर पड़ा है, पशु ने गोबर कर दिया, ठीक है, ताजा है, उसमें नमी है और उसमें पृथ्वी है, दो तत्व है उसमें, पानी यानी जल है, पृथ्वी तत्व है, दो है, कुछ परसेंट उसमें हवा भी हो सकती है, और अगर ताजा ताजा है तो उसमें अग्नि तत्व भी है क्योंकि गर्मी भी है, यानी वो पंच तत्व उसमें भी है, ये कह सकते हैं हम। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस पे जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे वैसे धरती बदलेगी, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ऑटो में कीड़े आ गए, जबकि भैंस के पेट में से तो नहीं आए कीड़े, है कि नहीं। तो वो पहला कीड़ा होगा उस गोबर में, तो वहां निर्माण शुरू हुआ होगा। सृष्टि तो है, सृष्टि है कि महल, वो एक सृष्टि का निर्माण है। और गया कि जो जीव तरीके के हैं, एक अंडे से पैदा होने वाले, एक वीर्य से पैदा होने वाले, एक मैल से पैदा होने वाले, एक लिपट के गंदगी से पैदा, से चार जीव हैं। इन चारों जीवों का एक चक्कर चलता है। तो जब ये सृष्टि क्रम यानी ये धरती बनती है, तो बनते बनते एक समय ऐसा आता है, जैसे गोबर में पहले कीड़े नर या मादा दोनों एकदम जवान पैदा हुए होंगे, समझ रहे कि नहीं, और उसके बाद फिर परजीवी पैदा हुए होंगे। यही बात मैंने वैदिक आधार पे जब समझा तो पता चला कि भाई धरती के निर्माण में जब ये प्रक्रिया चलती है तो एक समय आता है कई हजार साल का, जिसमें वातावरण मां के गर्भ है, और उसमें जो औरतें मतलब महिला और पुरुष पैदा होते हैं वो युवा पैदा होते हैं, और थोड़े से समय बाद वो वातावरण बन जाता है, और फिर प्रजनन जो होता है संग से होता है। और ये चीज गोबर की संस्कृति की प्रकृति से मुझे ज्यादा सही लगी। फिर मुझे वो ब्रह्मा वाली बात याद आई कि ब्रह्मा कोई आदमी नहीं, ब्रह्मा मतलब परमात्मा, और जो उसकी संस्कृति में उसकी सृष्टि में जो पैदा हुए मतलब महिला और पुरुष, वहां से फिर आगे सृष्टि चली। ऐसे क्रम में जो प्रकृति ने पैदा किया, जो परमात्मा ने पैदा किया, वो यहां बैठे जो ये जीव है ये भी वैसे ही है। अब यहां पे एक चीज जुड़ती है, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत अहम, अहम मतलब मैं, अहंकार, अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता, घमंड अलग चीज है। अहंकार का मतलब होता है मेरा अस्तित्व भी है, और सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता हो। बताओ, खत्म करने की बात छोड़ो, थप्पड़ नहीं मरवाना चाहता अपने मुंह पे। बिरड़ने का छेड़ के देख लो, मधुमक्खी को छेड़ के देख लो, कुत्ते कुतिया को छेड़ के देख लो, सब कोई ऐसा नहीं जो अपने अस्तित्व को या अपने जीवन को परेशान करवा के राजी रहता हो। तो यहां बात यह आती है कि जब वो छोटे छोटे से लेके हाथी तक को सरलता से जीना चाहते हैं, और उनको अगर कोई परेशान करना चाहता है तो वो क्या करेंगे, परेशान करेंगे, जैसे को तैसा। और इसलिए वैदिक नियम एक, सभी के साथ प्रीति पूर्वक यानी प्यार से, फिर धर्मानुसार, और फिर यथा योग्य काम। भाई प्यार तभी नहीं मानना, और फिर नियम सिद्धांत धर्म से भी नहीं मानना, फिर अगला थप्पड़ मारा, अगला तलवार मारा तो मारो, यथा योग्य करो, और यही व्यवहार है। तो जब पूरी सृष्टि में चींटी भी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहती, तो ये जो लोग हैं, कुछ लोग जिनको फॉर्च्यून 500 के लोग बोलते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में यूरिया डीएपी के नाम पे या केमिकल्स के नाम पे पूरी दुनिया के खून में जहर बो दिया, और हमारी
हमारी हमारे में है, तो क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? ओ गलती होगी भाई, माफी चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब है, इस सृष्टि में आदमी नाम की समझ को छोड़ दो, चींटी को देखो, वो भी अपने लिए लड़ती है अगर उसके साथ कुछ गलत होता है। मैं इसको है ना इस तरीके से, मधुमक्खी है ना, मतलब माल का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें हाथ डाल के उसके अंडे फोड़ के देखो, अगर गुच्छा का गुच्छा चिपक गया ना, आधे घंटे में मार देगा आदमी को। मेरे गांव में एक बार अच्छे मजबूत, हाँ ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत कम समय में, हमारे गांव में एक अच्छा मजबूत जोटा था, जोटा मतलब भैंस, भैंस का बच्चा, उसके ऊपर छत्ता गिर गया था। वो इतना तगड़ा भैंसा, भैंस का बच्चा मजबूत कटड़ा था, वो मार दिया। अच्छा, मधुमक्खी तो लाखों में है एक छत्ते में, कभी भी हाथ मार के देखो 10 ही हो उसमें तो। अच्छा पॉइंट देख लो, एक ताजी ब्याही कुतिया है, मैं तो आपको पर्सनैलिटी, अच्छा लाजवाब चीज है इस पर्सनैलिटी में, मैं आपको सिखा पर्सनैलिटी कैसे क्या होती है। उस कुतिया को सब पता है। पता है कैसे? देखो, जब वो ताजी ब्याही है ना, उसके पास रोटी लेकर जाओ, रोटी खा लेगी, उसको पता है कि रोटी आई है। फिर उसके पास से थोड़ा दूर से और घूरते हुए निकलो, तो अटैकिंग मोड में आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं भाई? अच्छा, फिर से डंडा लेके निकलो, खाल उधेड़ देगी। उसको पता है कि ये तेरे बच्चों के साथ कुछ करेगा, छीन लेगी ना खाल। अरे मैं ये कह रहा हूं भाई, एक आधा ग्राम का जीव है मधुमक्खी, 1 ग्राम का जीव है वो, पीला पीला जो, हाँ बोल रहे पंजाब, ततैया, ततैया थोड़ा काला पीला होता है, वो अलग अलग, वो एक ही कैटेगरी है, उसको बस समझने के लिए। एक जीव, आधे ग्राम का जीव, 5-7 किलो की कुतिया, वो अपने बच्चों को यानी अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए मर भी सकती है। और हम बच्चा पैदा किया, बोला दे ठोक दे 3, मरने से, अरे पैदा होने से पहले ठुकवा के आते हैं गर्भ में 3 टिक्के, 64 है। हाँ, और अब तो बच्चा, अरे वो टिक्के तो बाद, सुनो जी सुनो, वो टिक्के तो बाद में, अब तो बीज ही टिक्के था दरवा में, उसका क्या करोगे? समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि आधा ग्राम का, 1 ग्राम का, 5-10 किलो के जीव को अपनी इतनी समझ है कि वो व्यक्तित्व समझ कि इसकी आंखों में अगर है तो आराम से निकल जा, आंखों में अगर गुस्सा है तो अटैकिंग मोड पे तैयार है झगड़ने के लिए, और अगर उसके हाथ में लठ है तो फिर पूरी तरह आज अब आक्रमण, मरने मारने के लिए तैयार है। और हम बुद्धिजीवी, हमने अपनी पीढ़ियों का नाश कर दिया। समझ रहे हो ना? तो उन जीवों से, उस प्रकृति से समझ के कि कोई भी जीव अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहता, और ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं ये हमारे अस्तित्व पे खतरा है, इसलिए हमें व्यक्त करना पड़ेगा। बोलो हाँ जी। क्यों व्यक्त करना? अपना अस्तित्व बचाने को। क्लियर हो गया के भाई? बोल तो पड़ो जी, साल आ गया है ना? 2 पॉइंट क्लियर है ना? क्या व्यक्त करना? समस्या समाधान का कंसेप्ट। और समस्या क्या है? अपनी संस्कृति की बर्बादी। समाधान क्या है? उसको ठीक करना। ठीक है,
क्या में आ गया? क्यों आ गया? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। कहां? जहां भी आप हो वहीं। आप अकेले भी हो तो भी आप बोलोगे अकेले हैं तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ना हवा छोड़ी, ना पानी, ना वनस्पति छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा, ना जमीन छोड़ी। तो हाँ जी, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, यहां भी ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से हूँ। मैं 2 दिन इस युवा वक्ता निर्माण शिविर का हिस्सा रहा, जिसका मुख्य आयोजन हमारे सुनील भाई शर्मा जी ने किया। और यहाँ आकर बहुत सारे मेरे उन सवालों के जवाब मुझे मिले जो प्रत्येक उस नौजवान के मन में होते हैं जब भी कोई नौजवान किसी जगह से, हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव से उठ के खड़ा होता है और ये सोचता है कि इस देश में परिवर्तन में मेरी क्या भूमिका हो सकती है और मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, और जिन समस्याओं को मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ उनका समाधान मैं कैसे करूँगा आखिर। तो इतनी सारी शंकाओं के साथ जब एक नौजवान केवल भावनाओं से संचालित है तो वो सारी शंकाएं लगभग यहाँ पे मेरी ख़त्म हुई। मुझे लगा कि किस तरह से अगर जनता को अपने साथ जोड़ना है तो अपने चरित्र में, अपनी भाषा में, अपनी शैली में और अपने तथ्यों में क्या कुछ समाहित करना पड़ेगा, जिससे बहुत सहजता के साथ में लोगों को ये बता सकूं कि हम क्या करने वाले हैं, हम इस देश में क्यों चाहते हैं परिवर्तन और कैसा परिवर्तन चाहते हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें कौन से कदम उठाने हैं। बहुत सारे लोग जो इस बात से अनभिज्ञ भी हैं कि इस देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा है, शायद वो जानते ही नहीं है, तो उनको हम किस तरह से ये समझा सकें कि हाँ, ये एक षड्यंत्र है और ये आने वाली नस्ल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो हमारे भविष्य को तो बर्बाद करेगा ही, वर्तमान को भी पूरी तरह से चौपट कर रहा है। तो सुनील भाई के मार्गदर्शन में जो कुछ सीखने को मिला यहाँ पर कि किस तरह से हम अपने आप को एक्सप्रेस करें लोगों के सामने कि हमारी इच्छा क्या है इस देश के प्रति और हम क्यों समाधान चाहते हैं, वो सब मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि 1-2 बार मैं और अगर इस तरह के शिविर का हिस्सा बन जाऊंगा तो मैं अच्छे से लोगों को समझाने लायक खुद को तैयार पाऊंगा। तो इतना मैंने कर लिया है, बाकी एक दिन मेरे पास समय कम रहा तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि तीसरा दिन भी मैं ज्वाइन करूं ताकि जो और चीज़ें रह गई हैं, जो छूट जा रहा है आज मुझसे, मुझे जाना पड़ रहा है तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो वो भी मैं शामिल करके और आपके इस महान लक्ष्य में, इस पूरे देश के महान लक्ष्य में, उन शहीदों के सपनों के भारत को, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मैं अपना योगदान दूं। उसमें मुझे आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशा दिखाई दी है और मैं अब एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस इतना ही कहूँगा सर। और गुजारिश भी करूँगा, अगर इस वीडियो को मेरे देश के कोई भी नौजवान देखे तो सुनील शर्मा भाई और जो सारे साथी मिलकर ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा में तो निखार लाएगा ही लाएगा, और अगर आप देशभक्त हैं तो फिर आप इस देश में अपना एक सधा हुआ योगदान दे पाएंगे, आप उस श्रृंखला में शामिल हो पाएंगे जो चेन शायद 1857 से पहले से चली है क्रांतिकारियों की, और फिर आज़ादी के बाद वो जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे और किसान आंदोलन जैसे नेताओं में जुड़ के रह गई, तो उसकी आगे की कड़ी हम बन पाएंगे। ये सौभाग्य हमको प्राप्त होगा इस मातृभूमि की सेवा का, और ये तभी होगा जब हम समझ जाएंगे हमें करना क्या है। और समझाने के लिए हमारे सुनील भाई जैसे, मैं तो एक महापुरुष ही कहूँगा क्योंकि आज इतना रेयर हो गया है, मतलब हम घूमते तो मैं वैसे भी अपने क्षेत्र में हूँ, तो इस तरह और इतने मतलब शिद्दत से समझा देने का प्रयास करना कि समझाना ही है भाई, कैसे नहीं जाओगे, तो ये जो अंतरात्मा का उनकी जो स्वर है, तो वो आप एक बार आएंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो ऐसे महापुरुषों को हम सबको सुनना चाहिए, और जहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचे, इनकी समझ पहुँचे, भले ही डायरेक्ट ये ना बोलें लेकिन इनसे हमने जो सीख लिया है वो हम लोगों तक पहुँचाएँ, तो इस देश का निश्चित लाभ होगा और हम जीतेंगे, हम अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित कर देंगे। इतना ही कहूँगा। नमस्कार, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम। पुरुषों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरिंद तंबोली है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम वक्ता शिविर से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, जो पिछले सालों से नहीं हुआ होगा। मैं
महीना पहले किताब पढ़ रहा था, कृष्ण की आत्मकथा, मनु शर्मा राइटर ने लिखी है, विश्व की सबसे या भारत की सबसे बड़ी उपन्यास है। तो उसमें एक छंदक है जो कलाकार है, जो कृष्ण को समाज में स्थापित करता है कि वो भगवान है। वास्तविक में भगवान है नहीं, छंदक ने इन इन परिस्थितियों में उन्हें भगवान बना दिया। किस किस तरह की कलाएं उन्होंने दिखाई, लेकिन माइंड तो छंदक का ही था। तो जिस तरह से भैया जी का माइंड है, मैं इन्हें छंदक के रूप में देखता हूँ, और हम सभी एक कृष्ण हैं जो कि उस व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं जो कंस की बनाई गई व्यवस्था है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, और छंदक के साथ में आगे काम करने का मौका मिले तो जरूर। इतनी बड़ी बात करी सर, तो बड़ी बात करी।